नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि काफी सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। तो रुद्र प्रताप जी, आपका स्वागत है द फार्म नेशन कम्युनिटी में, फार्म नेशन चैनल पे। सर, थोड़ा आप बहुत अपने बहुत बारे में धन्यवाद। बताइए और फिर कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक है सर, मैं रुद्र प्रताप सिंह, विलेज जराशी, जनपद जौनपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और ये सन 1995 में डॉक्टर सुभाष पालेकर बनारस राजघाट में आए थे। उनका शिविर था, मैंने सुना था, मैं भी गया और वहाँ पे उनका भाषण लगभग 1 घंटे सुना। और भाषण की मेन चीज हमने सुना कि एक देसी गैया से 30 एकड़ की खेती। तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि एक देसी गैया से 30 एकड़ की खेती ये व्यक्ति बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। मैंने भाषण तो सुना पूरा, उनकी पुस्तक भी मैंने खरीदा, घर पे आया तो पुस्तक भी पढ़ी उनकी। लेकिन तो फिर वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। फिर 2018 में मैं बॉम्बे गया था, तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया, तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने जब ये बात कही तो हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हो गए। फिर लौट के घर आए तो तुरंत देसी गैया खरीदे और 2018 से मैं ये प्राकृतिक कृषि करना शुरू किया है। और ये समझिए कि आम तौर से लोग कहते हैं कि उत्पादन नहीं होगा। मेरा दावा है कि मैं पहले साल सवाई पैदावार अधिक धान की पैदा किया हूँ। और मेरे खेत का जो भी उत्पाद, गेहूं है, धान है, चना है, मटर है, मसूर है और उड़द है, या सब्जियां हैं, फल हैं, ये स्वाद में बहुत मीठे होते हैं। मेरा गुड़ इतना इतना स्वादिष्ट है कि लोग कहते हैं कि दया तो 1 किलो खाई जाए। तो अभी हमारे पास अपने आवश्यकता भर ही गुड़ है। अब अगले साल से गुड़ का उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये प्राकृतिक कृषि नाम तो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर सुभाष पालेकर की जो टेक्नोलॉजी है उसी से खेती करते हैं। वो सुभाष पालेकर कृषि नाम दिए हैं इसको, और अच्छा इसके अच्छा। 8 आयाम हैं। प्रश्न उठता है सर कि प्राकृतिक खेती या सुभाष पालेकर कृषि क्यों की जाए। तो थोड़ा सा 2 मिनट एक भूमिका मैं आपको बताऊंगा। हर सजीव प्राणी को जहर मुक्त खाद्य, प्रदूषण मुक्त जल, भूमि, पर्यावरण एवं आनंदी जीवन जीने का जन्म सिद्ध अधिकार प्रकृति ने दिया है। इसी जन्म सिद्ध अधिकार को हमसे विनाशकारी, शोषणकारी, अमानवीय, अवैज्ञानिक और खतरनाक हरित क्रांति ये हमसे छीन लिया है। इतना ही नहीं, इसने सारी सजीव सृष्टि को, जिसमें उत्पादक किसान और उपभोक्ता चाहे शहरी हो चाहे सभी उपभोक्ता विनाश के कगार पर खड़े कर दिए गए हैं। इसी जन्म सिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए ये हमारा अहिंसक, संवैधानिक, रचनात्मक जन आंदोलन है। कोई मानव हमारे खिलाफ नहीं, चाहे वो रासायनिक खाद या जैविक खाद बनाने वाला हो, या जहरीली कीटनाशी दवाएं बनाने वाला, या हाइब्रिड बनाने वाला उद्योगपति हो, चाहे वो किसी कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो रासायनिक कृषि के या जैविक कृषि के संसाधन बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का कृषि विभाग का अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिशियन हो, किसी भी धर्म पंथ का हो, किसी भी लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, हमसे उससे कोई न विरोध है, न हम उसके विरोध में हैं, न वो मेरे विरोध में है। क्योंकि सभी मानव उपभोक्ता हैं। सबको जहर मुक्त खाद्यान्न की आवश्यकता है। वे सभी चाहते हैं कि जहर मुक्त खाद्य, प्रदूषण मुक्त हवा, ये जल एवं पर्यावरण, क्योंकि वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हीं
जहरीले खाद्य पदार्थों से, अप्रदूषित जल एवं पर्यावरण से मानवता डायबिटीज, हृदय विकार, कैंसर, एड्स और कोरोना जैसी महा खतरनाक जानलेवा बीमारियों से मृत्यु की तरफ जा रही है। और सभी जानते हैं कीटनाशक दवाएं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड के उपयोग जानलेवा है। हर व्यक्ति प्रतिदिन 330 मिलीग्राम जहर अपने खाद्य पदार्थों के जरिए अपने शरीर में ले रहा है। कोई भी उपभोक्ता अपनी मृत्यु नहीं चाहता, आत्महत्या नहीं चाहता, इसलिए वो जहर मुक्त खाद्य पदार्थ चाहते हैं। और इसी क्रम में, और ये कभी केवल और केवल संभव है सुभाष पालेकर कृषि से। कृषि की अन्य विधाएं हैं, जैसे जैविक कृषि है, रासायनिक कृषि है, वैदिक कृषि है, बायोडायनेमिक कृषि है, लेकिन तो हम उन विधाओं के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मैं सुभाष पालेकर कृषि करता हूं। मैं समझता हूं कि एक देसी गैया रखिए 30 एकड़ की खेती, और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अगर आदमी ठान ले कि हमें सुभाष पालेकर कृषि करना है तो बहुत आसान है। बस अपने नियंत्रण में जो भी हम बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत ये बनाते हैं देशी गाय के गोबर गोमूत्र से, और फसल सुरक्षा के लिए नीमास्त्र बनाते हैं, अग्नेयास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, और दशपर्णी अर्क बनाते हैं, और फसल टानिक के रूप में हम सब धान्यांकुर अर्क बनाते हैं, मंठास्त्र बनाते हैं। ये सबका बनना अपने सुपरविजन में होना चाहिए। अगर चूक हो गई कहीं से तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। और ये इसके 7-8 आयाम हैं सुभाष पालेकर कृषि के। एक देसी गाय रखिए, 30 एकड़ की खेती कीजिए। देसी बीज श्रीमान जी, देसी बीज जितना उत्पादन देगा उतना हाइब्रिड बीज उत्पादन नहीं देगा। मैं स्वयं करके देखा हूँ। बंसी गेहूं देसी बीज है, सैकड़ों साल पुराना है। मैं महाराष्ट्र से मात्र 250 ग्राम बीज मुझे मिला था, इतना ही मिला था, और 250 ग्राम बीज से मैं 84 किलो गेहूं पैदा किया हूं पहले साल। मेरा लक्ष्य है 1 एकड़ में 39 कुंटल पैदा करने का। और देसी ये बंसी गेहूं, ये ग्लूटेन फ्री तो नहीं है, लेकिन तो ग्लूटेन नाम मात्र का है। और देखिए, गेहूं मानव का आहार नहीं है। जब गेहूं हिंदुस्तान में हरित क्रांति के बाद आया, तब से पूरे मानव का ये पेट संबंधी विकार बढ़ गया, कब्ज बढ़ गई, खंटी ढकार आना शुरू हो गई, ये हुआ वो हुआ। दुनिया भर के पेट संबंधी जितने भी विकार हैं सब पैदा हो गए इसी गेहूं के चलते, क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है। देसी गेहूं जो बंसी हमारा है उसमें ग्लूटेन नाम मात्र का है, न उसको 0 मान के चलिए, कुछ परसेंट है, 2-4-5%। तो देसी बीज हो गया। बीज संस्कार, हम कोई भी बीज की बुवाई करते हैं तो पहले, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर में, केमिकल खेती में, रासायनिक खेती में ट्राइकोडर्मा है, कार्बनडाजिम है, उससे हम बीज को शोधन करते हैं। हम अपनी यहाँ 1 किलो देशी गाय का ताजा गोबर, 1 किलो गोमूत्र, चुटकी भर जीवांश की मिट्टी मतलब उसको कहते हैं जहाँ पे विगत 40-50-60 साल से कोई रासायनिक खाद ना पड़ी हो। इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, न कि बैर, आम, जामुन अन्य पेड़ की। तो चिटकी भर मिट्टी और 25 से 30 ग्राम चूना, इसको, और गोमूत्र का 4 गुना पानी, जैसे 1 लीटर गोमूत्र है तो 4 लीटर पानी, इसको एक मिट्टी के बर्तन में घोल देंगे। सुबह शाम उसको लकड़ी से राइट डायरेक्शन में 1-2 मिनट घुमाएंगे, और अगले दिन जो भी बीज का हमको संस्कार करना है, शोधित करना है, उस पर छिड़क करके
सम मात्रा में छिड़क करके छाया में उसको सुखा करके रख देंगे या बीज की बुआई करेंगे। ये हुआ बीज संस्कार। दूसरा चीज होता है जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 180 लीटर पानी डाल दीजिए, 10 लीटर 8 से 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और 10 किलो गोबर घोल के डाल दीजिए। 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन। बेसन किसी भी चीज का हो सकता है, चने का हो, अरहर का हो, मूंग का हो, मसूर का हो, दलहनी फसलों का बेसन। और इसको सुबह शाम घड़ी में 1-2 मिनट इसको चलाते रहिए। गर्मी और बरसात के दिन में 48 घंटा, जाड़े के दिन में 96 घंटे में ये तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद इसको खेत में कई तरीका है, पानी के साथ भी जा सकता है, इसका स्प्रे भी होता है और इसमें 108 एलिमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में एक गाय के 1 ग्राम गोबर में 350 करोड़ कार्बन जीवांश पाए जाते हैं। भैंस, होल्स्टीन, जर्सी गाय के 1 ग्राम गोबर में 8 से 9 हजार कार्बन जीवांश पाए जाते हैं। इसमें 3.5 करोड़ पाए जाते हैं, कोई तुलना ही नहीं। ये जीवामृत हो गया। अब इसी का सॉलिड फॉर्म हम बनाते हैं घन जीवामृत। बुआई के पहले 1 एकड़ खेत में अगर आप पहली बार प्राकृतिक खेती या सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं तो मिनिमम 2 से 4 क्विंटल सूखा घन जीवामृत खेत में सम मात्रा में अंतिम जुताई के पहले बिखेर दीजिए। इसको तैयार करने के लिए जैसे 1 क्विंटल गोबर है, दो तरीका है। 1 क्विंटल गोबर है तो उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और गौमूत्र में घोल के सम मात्रा में पूरे गोबर पर छिड़क करके उसको फावड़े से ऊपर नीचे कर दीजिए और छाया में, धूप में नहीं, छाया में पक्के फर्श पर, कच्ची मिट्टी में नहीं। कच्ची मिट्टी पर करेंगे तो बैक्टीरिया जमीन में चले जाएंगे, इसलिए फर्श पक्का होना चाहिए और बोरे से ढक दीजिए। गर्मी बरसात के दिन में 48 घंटा, अन्य जाड़े के दिनों में 96 घंटे में वो तैयार हो जाएगा। उसको अगर तुरंत खेत में इस्तेमाल करना है तो भुरभुरा करके आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर स्टोर करना है अगली फसल के लिए तो कड़ी धूप में सुखा करके जूट के बोरे में रखिए और जमीन से 1 फुट ऊपर रखिए, जमीन के संपर्क में न रहे। अब हमेशा जूट के बोरे में रखना है, प्लास्टिक के बोरे में नहीं, क्योंकि जूट के बोरे में आप रखेंगे तो ऑक्सीजन का प्रवाह उसमें होता रहेगा और सारे बैक्टीरिया उसके जिंदा रहेंगे। प्लास्टिक में रख देंगे तो उस प्लास्टिक के बोरे में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता। ये हुआ घन जीवामृत। और तीसरी चीज है आच्छादन। जैसे आच्छादन का मतलब है कि रासायनिक कृषि में मल्चिंग करते हैं प्लास्टिक पेपर से, तो हम प्लास्टिक पेपर से मल्चिंग नहीं करते, हम काष्ठ आच्छादन करते हैं। काष्ठ आच्छादन के लिए जैसे धान का पुआल है या कोई फसल अवशेष है, उससे पूरे बेड को हम ढक देते हैं। तो इससे ढक देने से जब उस पर घन जीवामृत पड़ता है तो उसमें वापसा का निर्माण होता है और वापसा का निर्माण हुआ तो सारे फसल को जितना भी ताकत चाहिए, जो भी चीज की आवश्यकता होगी वो फसल को मिलता रहेगा। और अंतिम स्टेज है इंटरक्रॉपिंग, जैसे जिसको एक दूसरे तरह से समझिए सिम्बायोसिस। एक ही खेत में एक फसल लेना ये सुभाष पालेकर कृषि का उद्देश्य नहीं है। बहु फसल होना चाहिए, उसमें फलदार वृक्ष भी होने चाहिए, उसमें चना भी आप ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, उसमें धान, गेहूं, गन्ना भी ले सकते हैं। जब तरह तरह की फसलें उसमें रहेंगी तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आप मित्र हैं, 3-4 लोग मित्र हैं, कुछ चीज मेरे पास है, कुछ आपके पास है, कुछ इनके पास है, कुछ उनके पास है। मान लीजिए मेरे पास कोई चीज ज्यादा है जरूरत से, तो आप कहेंगे कि भैया आपके पास ये चीज ज्यादा है, थोड़ा हमको दे दीजिए। मेरे पास ये चीज ज्यादा है, आपके पास नहीं है, ले लीजिए।
इसी को कहते हैं सिम्बियोसिस, सहजीवन। वो जैसे मानव अकेला नहीं रह सकता, मानव जब भी रहता है वो खुश होता है समूह में रहने के लिए। उसी तरह से फसल भी जब समूह में रहेगी, इंटरक्रॉपिंग रहेगी, तो हर एक फसल दूसरे फसल की कमी को पूरा करती रहेगी। तो ये संक्षेप में हुआ कृषि, सुभाष पालेकर कृषि के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में एक वर्णन हुआ। वैसे तो एक एक आयाम पर बात किया जाए तो घंटों लग सकता है, दिन लग सकता है। अच्छा सर, एक मेरा प्रश्न था इसमें कि देखो, जी हरित क्रांति सरकार गवर्नमेंट ही लेके आई या जो भी है, इतना बड़ा मशीनरी है, उसने फूड सिक्योरिटी के पर्पज से बताया था कि भाई फूड सिक्योरिटी के लिए हम हरित क्रांति लेके आए हैं। और उस टाइम देखा गया तो जी किसान मतलब हेजिटेट करते थे कि भाई नहीं, हम जैसे खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे और हम ऐसे ही नहीं करेंगे। तो जी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट मशीनरी को, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और तमाम अधिकारी भी आ गए, तो उनका एक ही, या जो कंपनियां थी बहुत सारी जो रासायनिक खादों में पहले से थी, उनका सबका एक ही मकसद था कि इसको, जी इसका प्रचार प्रसार करना और इसको मतलब जब जमीन पे धरातल पे किया उतारना। तो उसमें बड़ा टाइम लग गया था सरकार को ये करने में। लेकिन आज किसान की हालत है, जी किसान ये कहता है कि नहीं, इसके बिना खेती नहीं हो पाएगी। तो आपने जैसे कहा सर ना कि भाई देखिए, ये देखिए, दो टाइप की मार्केटिंग है। एक तो है कि भाई नहीं, नेचुरल खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए अलग अलग विधियों से। जी दूसरा है कि नहीं नहीं जी नहीं, प्राकृतिक खेती से तो फूड सिक्योरिटी का इशू बढ़ जाएगा और नहीं, रासायनिक जी खेती ठीक है। तो आपका क्या इस पे मानना है, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए सर, सन 60 और 70 के दशक में हिंदुस्तान हम्म में भूखमरी थी। तो हम्म स्वामी डॉक्टर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, जो भारत सरकार को हरित क्रांति करने के लिए अग्रसर किया और विदेशों से डाई, यूरिया, पोटास, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह सब खरीद के आया। निसंदेह किसान धीरे धीरे उसका इस्तेमाल किए, पैदावार बढ़ी, इसमें शक नहीं है। वो हम्म तात्कालीन परिस्थिति के लिए बहुत आवश्यक था। पैदावार तो बढ़ी, लेकिन और क्या-क्या बढ़ा, ये ना हमारे कोई वैज्ञानिक किसानों को बता पाए, ना समाज को बता पाए, ना किसी नेता ने बताया, ना किसी पार्लियामेंट या असेंबली ने बताया। रोग बढ़ा सर, उत्पादन तो बढ़ा निसंदेह, लेकिन इसके साथ-साथ रोग भी बढ़ा है। मैं 76 साल मेरी उम्र है, और जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, मतलब 60-61 के सन 1960-61 में, तो मेरा गाँव भी काफ़ी बड़ा गाँव है, काफ़ी संपन्न लोग हैं। हर किसान के घर दोनों टाइम का भोजन नहीं बनता था ही नहीं कुछ खाने के लिए। हरित क्रांति से पैदावार तो बढ़ी, निसंदेह पैदावार बढ़ी, लेकिन रोग भी बढ़ा। अब इसके विरोध में हमें ये कहना है कि जब हम प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर कृषि करते हैं, तो कोई चीज़ हमको मार्केट से खरीदना नहीं है, ना बीज खरीदना है, ना खाद खरीदना है, ना दवा खरीदना है। उत्पादन श्रीमान जी, मैं स्वयं अपने फार्म पर 1.25 से 1.5 गुना अधिक पैदा किया हूँ। तो कैसे कैसे मैं कहूँ कि इसमें उत्पादन उत्पादन हमेशा अधिक होता है। इसके लिए आपको कम से कम 80% मिनिमम सुभाष पालेकर तकनीक अपनाना होगा। अच्छा, तो फिर 100% तो मैं भी इसमें नहीं कर। हम्म तो इसमें तो फिर देखिए, एक तरफ तो इनपुट कॉस्ट घट रहा है और उत्पादन भी, आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, 6 साल का। तो फिर जी, इसमें दिक्कत क्या है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है लोगों को आपका एक्सपीरियंस से, जैसे आपके आसपास पड़ोस में भी आप देखते होंगे। मैं दिक्कत एक तरफ बता रहा तो हूँ, इनपुट कॉस्ट मैं घट रही है, बता रहा दूसरी तरफ उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो फूड सिक्योरिटी वाला दावा भी गलत है लोगों का कि इससे फूड सिक्योरिटी का कुछ इश्यू हो जाएगा। हूँ। नहीं, नहीं, वो दवा गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। देखिए सर, आजकल समाज में बहुसंख्यक समाज में
सब लोग रेडीमेड चीज चाहते हैं। पैसा फेंके और मार्केट गए, एक बोरा यूरिया, एक बोरा डाई, पोटास, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड खरीद के ले आए। अब सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि करने के लिए आपको देसी गैया रखना ही रखना है। बगैर देसी गैया के आप ये कृषि नहीं कर सकते। देसी गैया रखना है, उसको खिलाना है, उसका गौमूत्र इकट्ठा करना है, गोबर इकट्ठा जीवामृत बनाना है, तमाम दवाएं बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। अगर आप निर्णय ठान लें तो कर सकते हैं। मैं तो देखा हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा, जहां जहां मैं शिविर में गया हूँ, इलाका करता है सुभाष पालेकर कृषि। मैं अभी पिछले साल गुजरात गया था, एक किसान तंबाकू की खेती किया था। वो पीने वाला जो तंबाकू जो चीलम से लोग पीते हैं, वो तंबाकू। तो उसका 4 एकड़ तंबाकू का फार्म था। उसका तंबाकू और उसी के बगल में रासायनिक तरीके से जो खेती किया था तंबाकू का, उसका तंबाकू पीला पड़ गया था, इसका तंबाकू बिल्कुल हरा का हरा था। तो उत्पादन निश्चित तौर पर सुभाष पालेकर कृषि में रासायनिक कृषि से या किसी भी कृषि की विधा से ज्यादा है। ये मेरा दावा है, और मेरा ही दावा नहीं, आप किसी सुभाष पालेकर कृषक जो लगभग कम से कम 80% भी कर लेते हैं, सबका दावा है। तो उत्पादन हमेशा अधिक है। रासायनिक कृषि से उत्पादन सुभाष पालेकर कृषि में हमेशा दावा अधिक है। मैं ये अपने फार्म पर कर चुका हूँ। मेरे यहाँ अक्सर हमारे जिले के कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, ये डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर और कृषि ये विभाग के और भी तमाम अधिकारी हर महीने एक 2 महीने पर कोई न कोई आता ही रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र मेरे यहाँ जौनपुर जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। 11 ब्लॉकों का मेरा कृषि विज्ञान केंद्र अमहित है। उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, वो हर महीने में 1-2 विजिट करते हैं हमारे यहाँ, वीडियो बना के ले जाते हैं। और पिछली बार तो मेरा बासमती धान पूरा 60 टेलरिंग थी। एक पेड़ में 60 कल्ले थे, मट्टी सहित खुदवा के प्लास्टिक में बंधवा के ले गए थे। हमने कहा सर क्या करेंगे इसको, कहेंगे यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे कि देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का एक किसान ऐसा पैदा किया है। उसी तरह से मेरा बंसी गेहूं पूरा 55 टेलरिंग थी, एक पेड़ में मट्टी सहित खुदवा के ले गए थे। तो किसी का ये कहना कि प्राकृतिक कृषि में उत्पादन कम होता है, बिल्कुल गलत है। उत्पादन हमेशा रासायनिक कृषि से अधिक उत्पादन होता है। हाँ, थोड़ा श्रम करना पड़ता है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज लेने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और जहर मुक्त खाद्यान्न खाना है, सब्जी खाना है, फल खाना है, दूध दही खाना है, गुड़ खाना है, तो सुभाष पालेकर कृषि ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज देखिए, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ज्यों ही टेम्परेचर 55 डिग्री क्रॉस करेगा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर पालेकर जी का कहना है, ज्यों ही टेम्परेचर 55 डिग्री क्रॉस करेगा, इस साल मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। आगरा और राजस्थान में 50 और 51 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया था। ज्यों ही 55 डिग्री क्रॉस करेगा, कैंसर रोग भयंकर फैलेगा। हाँ, और पालेकर जी का तो कहना, पहले कहते थे कि 20-25 साल, अब तो कहते हैं आने वाले 8-10 सालों में पृथ्वी अधिकांश जगह आग का गोला बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्लाइमेट चेंज और वैश्विक तापमान वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सरकार की बस की बात नहीं है। ये हर किसान सोचेगा, हर व्यक्ति सोचेगा, हर व्यक्ति, हर परिवार अगर 2-3 पेड़ लगा दे हरशंकरी का, जैसे एक पीपल का वृक्ष लगा दे, एक पाकड़ का वृक्ष लगा दे, एक बरगद का वृक्ष लगा दे, कहीं अपने अगवारे पिछवा दे,
सड़क किनारे कहीं लगा दे। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग, हर परिवार ये 3-3 पेड़ लगा दे तो आने वाले 8-10 सालों में क्लाइमेट चेंज कुछ चेंज होगा। देखिए, प्रकृति का नियम है कि 33% जंगल होने चाहिए, 67% में खेती बाड़ी, मकान, सड़क, आवास, बिल्डिंग, कारखाना ये होना चाहिए। आज ये पोजीशन है कि पूरे हिंदुस्तान में जंगल का अगर सर्वे जो किया गया है 7 से 8% है। होना कितना चाहिए? 33% है। कितना? 7-8%। और वो भी 7-8% जो है बड़ी फसलें जैसे गन्ना, जो साल भर की फसल होती है, गन्ना है, केला है, इनको लेकर के है। तो ये जो आप देख रहे हैं कहीं सावन का महीना चल रहा है, कई दिन सावन 6-7 दिन हो गया, सावन गुजर गया है, 13-14 दिन सर सावन गुजर गया। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ जौनपुर से लेके मैं भी जुलाई फैजाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, वो वहाँ पर घोषित की प्रकृति थी, वहाँ तक धूल उड़ रही है, आज भी उड़ रही है। तो सावन के महीने में ये पोजीशन है। तो अब तो बरसात केवल भादों भर है, कुआर में बरसात तो कहावत है घा की धन्य भाग जहाँ बरसें कुआरू है। तो बरसात तो अब 1.5 महीने और रह गई है और खेतों में धूल उड़ रही है। ये क्लाइमेट चेंज का कारण मात्र यही है, फर्टिलाइजर और जंगल का कटना, पेड़ों का कम होना और फर्टिलाइजर का अंधाधुंध उपयोग। फर्टिलाइजर के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण होता है, वो उसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है। श्रीमान जी, अगर समुद्र में 1 इंच पानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो तटवर्ती इलाके एक समय आएगा कि जलमग्न हो जाएंगे। ये वैज्ञानिकों का मानना है, उनका आंकड़ा है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग बंद करना पड़ेगा, और ये तभी बंद होगा जब हर व्यक्ति, हर किसान ये ठान ले कि हमको एक देसी गैया रखना है। और हिंदुस्तान की छोटे किसान ही 85% हैं, बड़े किसान बहुत कम हैं, 15% हैं। कहावत है कि जीवेम सर्दो सतम, हर व्यक्ति 100 साल की उम्र लेके पैदा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि अरे जितना दिन लिखल है उतना दिन रह गया, गलत बात है। ईश्वर ने आपको 100 साल के लिए भेजा है, आप अपने गलत खान पान, गलत आचरण व्यवहार से अपना जीवन कम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वार्ता को विराम दे रहे हैं, और फिर आगे समय मिलेगा, इच्छा होगी तो फिर बात हम लोग एक मंच पर आएंगे और बात करेंगे। हाँ, तो ठीक है मैं आपसे कुछ हेलो। एखादा जैसे हेलो, हाँ, मैं आपसे ना इस पे कुछ एखादा क्वेश्चन हाँ बोलिए। करना चाह रहा हूँ कि एक तो क्या है, जैसे आपने बताया कि भाई हाँ पूछिए। साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में अभी कम प्रचलन में है, ये खेती बाड़ी है। ट्राई तो कर रहे हैं कुछ कुछ लोग, पर उनकी संख्या कम है। और हिमाचल में तो बहुत ज्यादा है सर, हिमाचल और गुजरात में बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी मैं समझता हूँ कि बहुत किसान करते हैं, और तमिलनाडु, आंध्रा मैं गया हूँ, हर शिविर में हर साल जाता हूँ, कहीं न कहीं प्रोग्राम रहता ही है, और बड़े खुशहाल हैं। एक किसान गुजरात का है, तापी जिला का है, रतिलाल वसावा, मात्र 3 एकड़ का किसान है, मात्र 3 एकड़। एकड़ को बीघा में चेंज करेंगे तो 4.5 बीघा, और 4.5 बीघा की किसानी 5 लेयर जंगल मॉडल है। वो बोलता है कि सिंह साहब, सारे खर्चे वर्चे काट के हमको 15 से 20 लाख रुपया साल में शुद्ध बचत होती है। तो हमने पूछा उससे, सिंह साहब आप नहीं कर सकते, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि उनके यहाँ कोई लेबर खर्चा नहीं है, उनके पास संसाधन इतना अधिक है कि सारा काम मशीनों के द्वारा करते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं,
ऐसा भी नहीं है कि बहुत कीमती मशीनें हैं। कुछ बिजाई की मशीनें 3-3 4-4 हज़ार रुपए की हैं, जिससे एक ही बेड पर पालक भी लगाए हैं, भिंडी भी लगाए हैं और धनिया भी लगाए हैं, मूली भी लगाए हैं। अब हाथ से मैनुअली लगाने में मेहनत ज़्यादा होती है। वो मशीनें छोटी-छोटी मशीनें हैं, उनसे बिजाई करते हैं। वो स्वयं खेतों में काम करते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये उनका ये है कि गुजरात, महाराष्ट्र में उनकी अपनी मंडी है। वो किसी बिचौलियों को अपनी सामान नहीं बेचते, वो अपने मंडी में ले जाते हैं। मंडी एक जगह मंडी है, या तो स्वयं बेचते हैं या ज़्यादा उत्पादक किसान जो हैं, वो बड़े थोक मंडियों को माल दे देते हैं। कुछ परसेंट कमीशन काट के पैसा उनको तुरंत वापस मिल जाता है। तो इस तरह से उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। और सुभाष पालेकर कृषि का कहना है कि 1 एकड़ में 43,100 वर्ग फीट एरिया हो, हर वर्ग फीट पर कोई न कोई पौधा होना चाहिए। आपको 365 दिन हर वर्ग फीट से कुछ न कुछ आमदनी मिलती रही। सामान्य तौर से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार या अधिकांश हिंदुस्तान में 1 फसल या 2 फसल लोग खेती करते हैं। एक ही खेत में बहुफसली 5 लेयर, जमीन के नीचे भी पैसा है, जमीन पर भी पैसा है, जमीन से 10 फुट ऊपर भी पैसा है और जमीन से 20 फुट ऊपर भी पैसा है। ऐसा जंगल मॉडल का की खेती है। तो इस तरह से जब हम खेती करेंगे तो जैसे आज किसी पढ़े लिखे कोई लड़का IT इंजीनियर है, तो आप खेती में लाओगे तो कहेगा है खेती से क्या मिलेगा हमको। जब उसको वास्तविक उत्पादन का ज्ञान होगा, वैसा जब करेगा, IT इंजीनियर्स या कितना महीना कमा लेता है। 3 एकड़ खेत से सारे खर्चे बर्चे काट के 15 से 18 लाख रुपया किसान कमा रहा है और अपना सारा खर्चा बर्चा, खाना पीना, आना जाना, रहना, दवा दारू सब लेके छोड़ के 18 लाख पैदा कर रहा है 3 एकड़ खेत से। तो उसको तो प्रति वर्ग फुट पर डे पैसा मिल रहा है। तो उतना हम जब करेंगे तब होगा। और ऐसे केवल गेहूं धान लगा देने से साल में 5 महीने 6 महीने में गेहूं धान तैयार होता है। तो एक ही बार में आपको पैसा मिलेगा, टर्नओवर आपका एक ही बार होगा। और जब प्रति वर्ग फुट आपकी जमीन में हर वर्ग फुट पर एक पौधा होना चाहिए। एक पौधा अगर 10 रुपए का हुआ तो सोच लीजिए। अच्छा, एक और है, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जब इसका देखो पर्यावरण को भी बहुत फायदा है और पर्यावरण अनुकूल है, जिस फार्मिंग की आप बात कर रहे हो पर्यावरण अनुकूल है, दूसरा आपकी हेल्थ के अनुकूल है, तीसरा जो इकोनॉमी के भी अनुकूल है ये। हाँ, मतलब इसकी इकोनॉमिक्स भी बढ़िया है। तो इसका 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो लोगों को करना नहीं आता, अवेयरनेस नहीं है, या दूसरा रीजन है कि लोग करना ही नहीं चाहते हैं। मे बी उनको लगता है कि ये थोड़ा टफ है, इसमें काम करना पड़ेगा। तो आपको इन 2 कारण में से कौन सा कारण लगता है? पहला कारण तो ये है कि लोगों के अंदर करने की इच्छा नहीं है। सब लोग रेडीमेड हो गए हैं। आज के ज़माना ऐसा हो गया है कि पैसा फेंको तुरंत माल बाहर। अरे अब तो देहात में भी ऑनलाइन सामान आ जा रहा है, किसी को जाने की मार्केट में ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े, बस आराम से काम होता रहे। तो काम तो हो रहा है, लेकिन तो वही हो रहा है कि गेहूँ, चावल, फल फूल, सब्जी पैदा तो हो रहा है, लेकिन जहर युक्त पैदा हो रहा है, जो खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, लीवर सोराइसिस, किडनी फेल्योर और इंटेस्टाइनल डिजीज़ अपरंपार है। हम कमा के ही क्या करेंगे जब अगर हमको मान लीजिए डायलिसिस कराना हुआ किडनी का, तो कितना पैसा लगेगा पता नहीं, डायलिसिस सही हुई कि नहीं हुई। वो तो देखिए आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया है,
पर आपका क्या मतलब मानना है कि कैसे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं और उनको पता भी, इसके या तो लिए यूं सर, पता नहीं है कि डायरेक्शन गलत है, तो कैसे वापस इस खेती की तरफ लाया जाए? आपके क्या स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है, या क्या आपने कभी इसके ऊपर कुछ सोचा है कि भाई इसको? हाँ, अभी इसके लिए सोच यही है कि अधिक से अधिक लोगों से हम मिलें, कहें और अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत करें। वो लोग विजिट करें, आवें, मेरे फार्म पर देखें, मेरी पैदावार देखें। अरे, मेरे गांव में आए, किसी से आप पूछ लीजिए, लोग यही बताएंगे कि इनके खेत में कोई फर्टिलाइजर नहीं पड़ता, पैदावार सबसे अच्छी होती है। हाँ, किसी कारण से किसी किसी सीजन में कोई चीज ना हुई, वो किसी अपनी कमी से, तो वो बात अलग है। मतलब हमारा जन आंदोलन चलना चाहिए। जितना अधिक लोगों से हम संपर्क करेंगे, जितना अधिक लोगों से बातचीत करेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी उनके अंदर क्या क्या कमी क्या है, न करने का क्या कारण है, उसका जब हम निवारण करेंगे तो वो लोग भी करना शुरू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय इसी का है, इसी का समय आने वाला है। देखिए, बहुत पहले सन 1971 में मेरे गांव में, मैं पहले से संपन्न किसान हूं, आज भी संपन्न हूं, तो पहली बार अक्टूबर के महीने में हमारे पूरे जौनपुर जनपद में अक्टूबर के महीने में गन्ने की बुआई नहीं होती है। तो मेरे यहाँ गन्ने की बुआई हुई, बड़ा अच्छा गन्ना हुआ। उसमें आलू बोया गया, सरसों बोया गया, चना बोया गया, बड़ा अच्छा आलू भी हुआ, सरसों भी हुआ, चना भी हुआ। तो गांव वाले कहते थे कि अरे, बड़का का खेत भूत जोता लो। तो 1 साल भूत जोता, 2 साल जोता, 3 साल जोता। जब 3 साल लगातार जब पैदावार बढ़ी, तो अन्य लोग भी धीरे धीरे करना शुरू किए और सारे लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जन आंदोलन है। हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों से जब कहेंगे, उसमें से कुछ लोग प्रेरित होकर के आकर के मेरा फार्म विजिट करेंगे, या किसी का, सुभाष पालेकर किसी का फार्म विजिट करेंगे, परिणाम देखेंगे, किसान से बात करेंगे, तो वो भी इस तरफ आने को उपयुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए सरकार से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इस साल भारत सरकार ने 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक कृषि करने के लिए, अभी पता नहीं क्या मसौदा बना है, न्यूज़ तो यही है हमको। 20 जुलाई को आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल हैं, वो स्वयं बताए कि सरकार 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहन करने जा रही है। अब वो क्या करेंगे, आने वाले दिनों में मालूम होगा। तो ये धीरे धीरे 1 किया, 2 किया, 3 किया, फिर धीरे 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 ये जन आंदोलन चलता रहेगा। और एक समय आएगा कि सारे लोग यही करेंगे। और मैं तो, हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमको मंच पे बोलना होता है, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आमदनी हम दोगुना कर देंगे, अरे मैं तो कहता हूँ कि हर किसान अगर एक देसी गैया रख ले, तो उसकी आमदनी दुगुना नहीं, 5 गुना 6 गुना बढ़ जाएगी। उसको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, न बीज खरीदना है, न खाद खरीदना है, न दवा खरीदना है, केवल अपना श्रम करना है। और सुभाष पालेकर के जो 8 आयाम हैं, उनका 100% पालन कीजिए। उत्पादन निश्चित निश्चित तौर पर अधिक होगा, और इसका मूल्य भी सामान्य से अधिक मिलता है। जो लोग जानते हैं, मेरा गेहूं 6,000 से 8,000 रुपये क्विंटल जाता है। मैं चावल जो पैदा करता हूँ, काला नमक, वो 15,000 रुपये तक फुटकर में जाता है, तो उसमें 12,500 मैं दे देता हूँ। और बासमती चावल है, उसी तरह से और भी चीज़ जो हम पैदा करते हैं, वो बाजार मूल्य से अधिक अधिक में जाता है। तो उत्पादन भी ज़्यादा है, मूल्य भी ज़्यादा है, और जहर मुक्त है। तो इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकता है? इसको हर लोग अगर इस चीज़ को समझें, ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर किसानों को आमदनी भी बढ़िया हो जाएगी, निरोगी हो जाएंगे। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा है, एक सज्जन एक गोष्ठी में बोल रहे थे कि
भारत सरकार का दवाओं पर कितना कई हजार लाख करोड़ का खर्चा है। अगर सारे लोग, सारे हिंदुस्तानी निरोग हो जाएंगे तो फिर दवा का खर्चा बचेगा, सरकार का खर्चा बचेगा, और फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पर जो पैसा खर्च हो रहा है ये बचेगा, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्लाइमेट चेंज सही रहेगा, वैश्विक तापमान वृद्धि भी रुकेगी, कल्याण ही कल्याण है। अब ये हमें, आपको, सारे किसानों को करने की एक दृढ़ इच्छा और संकल्प होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके जैसे बोलते हैं ना, हॉर्स माउथ जी से आ रहा है। आप 6 साल से कर रहे हैं, तो हाँ, आप जैसे लोग ही जी इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मतलब चीजें है ना, ढेर भरे उपदेश में नहीं, वो मुट्ठी भर आचरण में हो जाती हैं। ठीक है, तो आप जी जी ये आपके जन आंदोलन में हम भी आपकी बात बहुत लोगों तक आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आपसे बीच बीच में एक एक टॉपिक बेस्ड, एक एक मुद्दा बेस्ड बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ठीक आप है, इसके ऊपर कुछ वेबिनार भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्कुल। बताएं। उनके मतलब जो मन में आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मेरे ख्याल से हाँ, दूर कर बातचीत पाएंगे। से, सेमिनार से ही सारी शंकाएं लोगों की दूर होंगी, और जिनकी नहीं दूर होती वो फार्म विजिट करें, आवें, देखें, समझें, देखें यहाँ पे। मेरे यहाँ तो अक्सर लोग आते हैं। अभी 10 दिन पहले कृषि विज्ञान के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार और उनके साथ 15 स्टूडेंट थे एमएससी एजी के, जो आए थे हम्म। यहाँ सीखने की। तो अक्सर लोग आते रहते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, जिले के आला अधिकारी आते हैं देखने के लिए। जिले में कृषि विभाग में कोई कार्यक्रम होता है, मुझे अवश्य बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ, अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सुभाष पालेकर कृषि के बारे में यमराज भी मुझको बुलाएंगे तो मैं उनके घर भी चला जाऊंगा भाषण देने। इतना नहीं मैं दृढ़ संकल्पित हूँ सुभाष पालेकर कृषि के प्रति। नहीं नहीं सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इसके लिए बढ़िया, जितना धन्यवाद। समय आप मांगेंगे मैं देने के लिए सहर्ष तैयार। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपके ओके। वेबिनार कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें चाहे कोई, बहुत सारे अभी लोग आ रहे हैं नए नए, इवन कॉरपोरेट में जो लोग गए वो भी वापस लौट के खेती पे आ रहे हैं, और जो खेती छोड़ रहे हैं लोग, वो भी एक बड़ी समस्या है। और बाकी रासायनिक खेती तो है ही एक बड़ी समस्या। तो इन सभी का, चाहे आप स्वास्थ्य का लीजिए, चाहे सर, पर्यावरण का ले लीजिए, अभी अ, हर चीज का, हर चीज के जड़ में, हर चीज के मूल में यही है कि भाई आप खेती है जो अपनी प्राकृतिक तरीके से जहर मुक्त बनाएं उसको, और जहर मुक्त खाएं। धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद, 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 नमस्कार।